अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, सेनेटर आज़म सवाती साहब को कल रात जो है वो अरेस्ट कर लिया गया। उनकी एक ट्वीट थी और वो कल के फैसले के बाद जो कि मियाँ शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे मियाँ हमजा शहबाज शरीफ साहब के हवाले से आया, मनी लॉन्ड्रिंग का जो 16 अरब से जायद के केस था उसमें उनको बरी कर दिया गया। उसके बाद जज्बाती ट्वीट कर दी आज़म सवाती साहब ने और उसमें उन्होंने हमारे आर्मी चीफ का भी नाम ले दिया और कहा यह जा रहा है कि उनके साथ उन्होंने ज्यादती भी की। उन्होंने मीडिया से भी बात की, उन्होंने कहा उनको भी बरहना किया गया और तशद्दुद किया गया और उन्होंने कहा कि अगर ये एक पार्लियामेंटेरियन के साथ ये हो रहा है तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आगे क्या होगा। इमरान खान साहब ने आज 3 बड़े जलसे किए, एक एरिड यूनिवर्सिटी पिंडी, फिर चारसदा और फिर मर्दान और तख्तबाई में, और उन्होंने इस वाक़े की मजम्मत भी की और उन्होंने फिर एक दफ़ा दोबारा ये कहा कि मैं कॉल दे रहा हूँ, बस तैयार रहो, पिंडी तैयार रहो, चारसदा तैयार रहो, तख्तबाई तैयार रहो। और उन्होंने कहा कि मैं अब फ़ौरन बहुत जल्द कॉल दे रहा हूं। फिर उन्होंने अब एक बाकायदा एक तरीका बना लिया है कि पूरी एक वीडियो रील वो चलाते हैं जिसमें मरीम नवाज साहिबा का बयान, उनके भाई का बयान, फिर उनके चचा का बयान, उनके वालिद साहब का बयान कि जी हमारी तो ये जायदादें नहीं हैं, ये हमारे दादा की थी, दादा अरबपति थे। शहबाज शरीफ कहते हैं कि वो एक मामूली से किसान थे और इस किस्म की बातें, और वो फिर कहते हैं कि इन सब ने ये पैसा यहाँ से लूटा और बाहर गया। सवात के हवाले से उन्होंने बात की कि ये वफाक की जिम्मेदारी है और उन्होंने पूछा भी कि ये अब दोबारा अगर दहशतगर्द यहाँ पे एंटर हो रहे हैं तो ये कहाँ से आ रहे हैं, क्यों दाखिल हो रहे हैं सवात में। और फिर उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर महमूद खान को कहा कि अगर आप वफाक से बात करें, अगर वो आपकी मदद नहीं करते तो आप उनको बता दें कि आप इन दहशतगर्दों से खुद निपट लेंगे, हम खुद निपट लेंगे। और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आज शेख रशीद साहब ने भी फिर एरिड यूनिवर्सिटी में जब वो गए पिंडी में तो वहाँ पे बड़ी जज्बाती धुआंधार तकरीर की शेख रशीद साहब ने, वो आपको एक मुख्तसर सी बात भी उनकी सुनाएंगे। लेकिन कल जो इमरान खान साहब ने कहा था वो भी आज ज़ेरे बहस रहा कि मुझे 3.5 साल में आधी पावर भी मिल जाती तो मैं शेरशाह सूरी से मुकाबला कर लेता। और ये गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने लाहौर में सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान ये बात की थी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ जिम्मेदारी मेरी थी लेकिन हुक्मरानी किसी और की थी। इस पर सवालात बहुत से उठ रहे हैं और उनमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इमरान खान साहब ने पावर में आने के बाद, वज़ीर आज़म बनने के बाद, ये जितनी जल्दी उनको ये रियलाइज़ हो गया था तो उस वक़्त उन्होंने हुकूमत क्यों नहीं छोड़ी। और फिर अब ये कह रहे हैं कि जी 3.5 साल जो है मेरे पास आधी पावर भी नहीं थी। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं नदीम अफजल चंद साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साबिक रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उससे पहले साबिक रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। नदीम अफजल चंद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में आमद का। आपके साथ अकेले गुफ्तगू करने का मज़ा आता है, इसलिए आपको अकेले को तकलीफ देते हैं। हालांकि ज़रा टीडीएस काम होता है लेकिन कहाँ थोड़ा सा टाइम होता है, गुजर जाता है। शेख रशीद साहब की बात पर बाद में आएंगे जो उन्होंने बात की, क्योंकि वो बड़ी मानी खेज बात थी, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा है कि बस खान तुम अब ये 16 तारीख को जो इंतखाबात हो रहे हैं इसके बाद कॉल दो, हम तैयार बैठे हैं। उस पर भी आते हैं। लेकिन मुझे 3.5 साल में आधी पावर भी मिल जाती तो शेरशाह सूरी से मुकाबला कर लेते। आप थे शुरू से उनके साथ, ये जितना अरसा भी आप देखिए, मैं आप पूरे 3.5 साल तो नहीं थे। मैं आपको बताऊं, मैं 3-4 साल 2018 के इलेक्शन से पहले जुलाई में मैं गया था पीटीआई में। सही। खान साहब की पुरानी एक लीडर के तौर पर जो तकरीरें उनकी सुनते थे, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, करप्शन के ऊपर, लोकल बॉडीज़ रिफॉर्म्स के ऊपर और जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर, अदल, तहरीक इंसाफ, ये सच्ची बात है, बड़ी इम्प्रेसिव चीज़ें खान साहब कहते थे। हमारे जैसे लोग भी उससे इम्प्रेस हो गए। हम भी कम अकल है, हम कोई अकल कुल तो नहीं है ना, कम अकल लोग हैं और कुछ इलाकाई प्रेशर भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। फिर इलेक्शन हो गया। अब यकीन करिए कि इलेक्शन में बहुत सारे मैं ऐसे हलकों को जानता हूँ जिसमें खान साहब कहते होते थे कि मैंने कहा जी सियालकोट एक मेरे ज़िम्मे लगाया था उन्होंने टिकट्स, मैं नाम भी ले देता हूँ फिरदौस आशिक अवान के हवाले से। तो मैंने उनको, मुझे एक रिपोर्ट बनाने के लिए उन्होंने कहा,
तो मैंने कहा जी आप टिकट दें अमीर हुसैन को या उसके बेटे को, शाह साथ ताहिर उंदली या दो थे, और आप मैडम को स्पेशल सीट पे दे दें। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं यार वो बात आपकी ठीक है, ये है वो, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे कहीं और से प्रेशर है। अच्छा, टिकटों की बात मैं कर रहा हूँ, फिरदौस आशिक अवान साहिबा के एक मैं लिए। हल्का बता रहा सही, हूँ, ठीक। टिकटों का कहीं और से प्रेशर इसलिए उसको देना है। अली असद मल्ली का मैंने कहा कि उसको ना दें, किसी और 2-3 कैंडिडेट्स वहाँ हैं, 10 कैसे हैं वो ले लें, आप सीट हार जाएंगे। बड़ा मुखलसान। उन्होंने कहा कभी और का प्रेशर है। सरदार गुलाम अब्बास का चकवाल से, मैं नाम ले रहा हूँ ना, सही। मैंने कहा सरदार गुलाम अब्बास को टिकट आप लाजमी दें, आपने उनको पीटीआई में शामिल किया है। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे, वो नाम लिया उन्होंने, जनरल फैज़ का नाम लिया। जनरल फैज़ आपका प्रेशर। अच्छा, तो इसका मतलब है टिकटों में भी उनकी लाइनिंग सीधी ये थी। भी न्यूट्रल जो, के इंतखाबात नहीं हुए थे, ये तब मैं टिकटों की बात सही। कर। अब इलेक्शन हो गया, उसके बाद मैंने तो देखा है कि जितनी तमाम स्टेक होल्डर्स, जो भी इदारे होते हैं, जुडिशरी होती है थ्रू अटॉर्नी जनरल या इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री फ़ौज की शक्ल में या जनरल्स की शक्ल, सारे खान साहब के साथ दिलो जान से थे। मैंने नहीं, सारे इदारे दिलो जान थे। इसका मतलब है कि एक पावरफुल प्राइम मिनिस्टर था वो खुद। यकीनन जब सारे इदारे जब साथ होते हैं, वो खुद तो भी तकरीर भी करते थे और कहते भी थे कि मैं ये जिस आइडियल टाइम, जनरल बाजवा साहब जिस तरह डेमोक्रेसी के साथ खड़े हैं, हमारे साथ खड़े हैं, तो हम एक पेज पे हैं, खुद कहते थे। सही। अब यहाँ तो वो खुद उस वक़्त ना कहते इन चीज़ों पे बार बार, तो मैं कहता हूँ जिसने फॉरेन डेलीगेशन थे या अरेबियन कंट्री से उस वक़्त पैसे लेने वाली सारी चीज़ों में मैं कई चीज़ों का आए बैठता हूँ। जनरल बाजवा साहब ने बड़ी सपोर्ट की उनकी। सही। फिर नैब के वाले से मैंने देखा है कि वो भी चेयरमैन नैब यकीनन पीपल पार्टी और नून लीग ने लगाया था, लेकिन उसके बाद शहजाद अकबर डिक्टेट करता था नैब को। बैरिस्टर शहजाद अकबर, बैरिस्टर जो अभी कल के फैसले के बाद भी अभी तक कहीं पे नजर नहीं आ रहा, डिक्टेट करता था। सही। और नैब में वो बाकायदा मीटिंग्स करता था, लाहौर जाकर सारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नैब की भी उसमें मुदाखलत करता था। फिर जो जरदारी साहब का केस ट्रांसफ़र कराची से लाहौर, ये वो, इस हद तक जो चीज़ें हमारी मीटिंग पर डिस्कस होती थी उस पर सुबह इम्प्लीमेंट हो जाता था। अब मुझे तो एक दिन भी ये इशू नहीं हुआ कि खान साहब मजबूत, आधी पावर भी नहीं थी। आधी पावर भी नहीं, अगर नहीं थी तो बुजदार चीफ मिनिस्टर था। आम टॉक ऑफ स्ट्रीट है कि जी जनरल साहब ने भी कहा, सारे एक दफा नहीं 12 मरतबा कहते हैं जी, उन्होंने कहा जी इनको हटा दें, खान साहब ने नहीं हटाया। हालांकि उनको लगाने का फैसला ना पार्लिमानी पार्टी का था ना किसी और का था, सिर्फ इमरान खान साहब का अपना फैसला था, जिसके साथ भी उन्होंने मशवरा किया। सही। देखिए पीटीआई के साथ तो बुजदार साहब का कोई तल्लक नहीं था ना। ठीक। तो बुजदार साहब 3.5 साल चीफ मिनिस्टर भी रहे। महमूद खान का जो है वो परवेज़ खटक और आतिफ खान में कंपटीशन था, तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से महमूद खान को भी बनाया। महमूद खान उन दोनों से कोई पार्लिमानी पार्टी में मेजॉरिटी उसकी नहीं थी कि लोगों ने कहा उसको बनाए। चंद साहब, मतलब मैं आपको एक सबसे बड़ा सूबा, 12.5 करोड़ आवाम का सूबा पंजाब का, उसके चीफ मिनिस्टर इमरान खान साहब बगैर किसी के डिक्टेशन लिए अपनी मुशावरत से खुद फैसला करते। खुद फैसला करते। महमूद खान केपी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सूबा, क्योंकि हमारा जो वॉर ऑन टेरर और फिर अफगानिस्तान के साथ सबसे मतलब इलाका, और उसका भी चीफ मिनिस्टर उन्होंने बजाते खुद अपने फैसले से लगाया या जो भी मुशावरत करके, लेकिन उस पर कोई प्रेशर नहीं लिया इस सारी सूरत हाल में। देखिए मैंने नहीं देखा कभी खान साहब ने प्रेशर लिया। वैसे उनका बहुत अच्छा लहजान था। ईमानदारी की मैं बात बताऊं, मैंने पीपल पार्टी के दौर में भी देखा, इतना लहजान नहीं था गुलानी साहब का या जरदारी साहब का जितना खान साहब का मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ था। और इवन जुडिशरी का फ़रोग नसीम साहब, अटॉर्नी जनरल साहब, सबको पता है कि वो कैसे चलाते थे। और फिर जब काजी फैज़ी साहब का आया तो इस पे हमारी यानी कि मीटिंग में फ़ैसला हुआ था। मैंने पहली दफ़ा देखा कि मीटिंग में फ़ैसला हुआ कि वो इन पे रेफरेंस नहीं होगा, रिव्यू में जाना चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा रिव्यू में जाना चाहिए। मैंने भी कहा जी आप जुडिशरी से ना लड़ें। फिर रेफरेंस आ गया।
अब देखना ये है कि खान साहब यहाँ तो खुद बताते जो उनकी पहली तकरीर थी जिनको हमने चंद साहब, ज्वाइन इसका किया मतलब था। कि बैलेंस स्ट्राइक हो रहा था ना, कि मतलब जो काजी फायज ईसा का रेफरेंस अगर आ गया तो इमरान खान पहले आप सारा का फैसला था कि नहीं होना चाहिए, लेकिन रेफरेंस आ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं बैलेंस तो हो रहा था ना, कभी उनकी थोड़ी मान ली, थोड़ी अपनी नहीं, सुना ली, लेकिन थोड़ी मेरे ख्याल में खान साहब कमज़ोर वज़ीर आज़म नहीं थे, कमजोर वजीर आजम नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे। तो ये जो उन्होंने कहा है कि अगर मेरे पास मतलब 3.5 साल में आधी पावर भी मिल जाती तो वो शेरशाह मतलब देखिए उन्होंने रिफॉर्म्स करने आधी चाहिए से थे। क्या मुराद? उनका अलमिया क्या था? अलमिया उनका ये था कि उनकी पॉलिटिकल जो टीम थी, जो MNAs MPs के साथ जिनका लिहाज़ान होना था, वो बिल्कुल उनकी कोई होम वर्किंग नहीं थी। फिर उनके पास ऐसे लोग नहीं थे जो वो कहते थे ना कि मैंने 200 बंदा तैयार किया हुआ है। वो एक्सपोज हो गया वो कोई बंदा नहीं था उनके पास, कोई तैयारी नहीं थी, उनको उम्मीद भी नहीं थी कि उनको इक़्तिदार मिले। ये मैं खुद कई लोगों से सुनता था लेकिन वो आ गए थे। वो असद उमर को कहते भी थे कि आप तो कहते थे मेरे पास लोग हैं, जगीतीन साहब को कहते थे कि आप कहते हैं हमारे पास, वो किधर है बोल। वो तैयारी नहीं थी उनकी। और फिर उनके पास उनके गवर्नेंस जो है ना, खान साहब को इस हुकूमत चलाने का जो तजर्बा होता है या इससे पहले, वो बिल्कुल नहीं था। और उनको चलाती थी ब्यूरोक्रेसी आज़म खान की शक्ल में। सही ब्यूरोक्रेसी आले नाल थी, आज़म खान साहब बैठते थे, वो ब्यूरोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते थे, सिविलियन ब्यूरोक्रेसी को। भी सुन लिया कि किस किस्म के वो आले देते नाल थे थे, कि वो मिनट्स में मोस्ट अपनी मर्जी पावरफुल के बना पर्सन लेंगे, थे। जिसको मर्जी वो फारग करवा देते थे, जिसको मर्जी है वो आगे कर आगे कर खान देते साहब थे। के पास। तो ये चीज़ें थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब कोई वज़ीर आज़म होता है, जब कोई और भी ओहदेदार होता है, तो जब वो नहीं वो उसके पास होता तो वो रिज़ाइन कर देना चाहिए, कौम को बता देना चाहिए ड्यूरिंग पावर कि आप मेरे हाथ बंधे हुए हैं जी, मेरा कहने पे कुछ मुझे नहीं चलने होगा, नहीं दिया मेरी जा रहा। फॉरेन पॉलिसी में नहीं सुनी जा रही, मेरी गवर्नेंस लोकल मुझे सूबों के साथ नहीं सुनी जा रही। अब अपोजिशन के साथ लड़ाई, मैंने खुद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कहते, मैं कई जर्नलों के नाम ले सकता हूँ जो कहते थे कि अपोजिशन के साथ बैठें, बात तो करें का बात तो मतलब करें। वो तो अब ये पब्लिक परसेप्शन तो ये है कि वो लोग डिक्टेट करते हैं। अब वो डेमोक्रेसी, प्रो डेमोक्रेसी ये राय है ना, जमहूरियत के नज़दीक ये राय है कि अपोजिशन से बात करें, लेकिन इनका रिटोरिक ये नहीं चोर करते है, थे। ये देखिए चोरी शोरी वाला कॉन्सेप्ट इसलिए वो मैं ठीक है, ये political बयानियां slogan था, वो रखते साथ। जमीर भाई ये बयानियां इसलिए नहीं बिकता कि अगर आपकी अपनी टीम में सारे ऑनेस्ट हो ना, तो फिर आप कहेंगे बाकी सारे चोर हैं, देखें मेरी टीम आइडियल है। 6 महीने होने को हैं, अभी तक तो किसी के खिलाफ कोई ऐसा कोई करप्शन का देखिए- केस अभी है। मतलब देखिए- इमरान खान साहब की सुन रहे हैं कि जी वो ट्रस्ट में जमीन आ गई, वो एक हार ले लिया मलिक रियाज साहिब से, मोहतरमा ने अंगूठी ले ली पता नहीं कितने कैरेट की, और यहाँ फिर मैं तो उसको भी कहूँगा करप्शन तो थी जो बैरिस्टर शहजाद अकबर ने किया, जो उनके प्रोसीड्स ऑफ क्राइम थे बेसिकली जो आए, तो वो उनकी लाइबिलिटी पे ऑफ कर दी, सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिए पैसे। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जो है ना करप्शन, कहीं और वज़रा भी थे जो करप्शन करते थे। खान साहब को रिपोर्ट्स भी जाती होंगी यकीनन, IB की या दूसरे इदारों की रिपोर्ट्स भी जाती होंगी। सूबों में भी करप्शन थी, खान साहब को रिपोर्ट्स जाती थी। गुलजार साहब के हवाले से बहुत कुछ लिखा गया, कई ब्यूरोक्रेट्स का तो मैंने खुद खान साहब को बताया। अरबाब शहजाद साहब गवाह हैं, उनसे पेगा DG एंटी करप्शन के ऊपर, ट्रांसफ़र के ऊपर बताया है कि एक IG ने इस तरह शादियां की, अपनी शादियों में इतने बंदों को बुलवाया और किस तरीके से मतहतों से पैसे वसूल किए, खान साहब को बताया। फिर ये जो थे अपना क्या नाम था उनका, ताहिर खुर्शीद साहब के जो फ्रंट मैन थे, जो वो करते थे, उनका खान साहब को पता था। नहीं तो जब स्लोगन ही 26 साल की, 23 साल की, 22 साल की स्ट्रगल एंटी करप्शन थी, तो फिर आंखें क्यों बंद कर लेते थे? ये खान साहब से सवाल करना चाहिए कि आंखें क्यों बंद? आपको क्या लगता था, वजह क्या लगती थी? वो तो कहते थे मेरे पास पावर ही नहीं थी, तो फिर नहीं, वजह का मुझे पता है, लेकिन मैं उसके ऊपर कमेंट्स नहीं करूंगा। नहीं, वजह का मुझे पता है, वजह का मैं बहुत पर्सनल हो जाएगी फिर, मैं इसलिए आप नहीं करेंगे। मुझे सही, चले मैं समझ गया, मतलब यही वजह हो सकती है। नहीं, मैं कमेंट्स नहीं करूंगा उसके ऊपर, इस पे मैं माजरत चाहता हूं। नहीं चलें, बिल्कुल ठीक है। फिर अच्छा, इतनी बात तो वो करते हैं कि मेरे पास आधी भी पावर नहीं थी, उसके बाद वो कहते हैं कि जिम्मेदारी मेरी थी और हुक्मरानी किसी और की थी। मतलब अब ये इस चीज को चलो वहां तक समझ जमीर भाई, आगे फिर उसको क्वालिफाई कर देते हैं। एक चीज देखें, मैं सिविल मिलिट्री रिलेशन का जो है ना जी, बैलेंस ऑफ पावर्स, इस पे, इस इशू पे डायलॉग होना, डिबेट होना बहुत ज़रूरी है। ये हकीकत है।
जब सियासतदान बैठते हैं तो वो कहते हैं कि हमें फ़ौज नहीं कुछ करने देती, जब फ़ौजियों की बात सुनते हैं वो कहते हैं ये सियासतदान नैल हैं, ये करते कुछ नहीं हैं, ये हमारे ऊपर थोप देते हैं। तो बैलेंस ऑफ पावर जो है ना, अब सी पैक बनी तो पहले सुनते थे जी सी पैक की अथॉरिटी पे खान साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने नहीं किसी जनरल को लगने दिया, ये उनका इख्तलाफ पैदा हुआ। फिर खान साहब ने तो जनरल बाजवा साहब, आसम बाजवा साहब को लगाया भी। फिर आसम बाजवा साहब का जब पापा जान का स्कैंडल आया तो खान साहब ने खुद ही कहा ना कि मैंने उनसे बात कर ली है, वो इससे बिल्कुल क्लियर है। फिर खुद ही रिजाइन भी ले लिया। वो कोई और वजह थी शायद, तो वजूहत ये ऐसी चीजें हैं ना जो फिर पापा जॉन्स तो वजह नहीं थी, मुझे नहीं पता उसमें तो शायद कोई अली जैदी साहब का भी कोई मुझे कमाल था उसमें। मुझे सच्ची बात है, चले मुझे नहीं पता मतलब गवादर में कुछ अमेरिकन को जबरदस्ती नहीं, मुझे नहीं पता मतलब वैसे विजिट कराने में झूठ बोलने वाली बात है, मुझे नहीं पता। मतलब जो मैं वैसे कह रहा हूँ कि जो इतलात हमारे तक, तो मेरे ख्याल में इस पे डिबेट होनी चाहिए इंटेलिजेंसिया की, इस पे बैठ के पॉलिटिकल डायलॉग हो या पार्लियामेंट के अंदर या आउट ऑफ पार्लियामेंट हो, ये होना बहुत ज़रूरी है इस मुल्क में कि इस मुल्क को चलाना किसने है। अब खान साहब एक वज़ीर आज़म रहे हैं, आज अपोजिशन में है, अगर वो भी ये बात कहते हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी ये बात कहते रहे हैं, इससे पहले भी होती रही है बात, गिलानी साहब ने भी कहा था स्टेट विद इन स्टेट वाली बात। इसका मतलब है कहीं ना कहीं यहाँ इस हायरार्की में, इस बैलेंस ऑफ पावर में गड़बड़ है। तो उसको मैं समझता हूँ सेटल करना चाहिए इन फ्यूचर, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के इदारों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर डायलॉग होना चाहिए, ओपन डायलॉग अब होना चाहिए, कोई सीक्रेट डायलॉग की जरूरत ही नहीं है। मतलब देखिए फॉरेन पॉलिसी में बैठ के डायलॉग नहीं कर सकते, मैं एक चीज ऐसी भी हो सकती है कि एक आर्मी का थिंक टैंक हो, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का थिंक टैंक हो, वो अपनी कुछ रिकमेंडेशंस तैयार करे कि ये चीजें करनी चाहिए। देखिए उनके बहुत और सारे, उसके बाद 5 साल बाद इवैल्यूएट कर लें कि जी हमने ये चीजें बताई थी, ये इन्होंने की हैं, ऐसे की हैं और जबरदस्त हुआ है। देखिए बहुत सारे मामलात में मैं समझता हूँ कि हमारी फौज के पास थिंक टैंक्स सियासी लोगों से बेहतर है, सही, और हमारी पॉलिटिकल जमातों से भी उनके पास शायद बेहतर होम वर्किंग है, फंड्स भी हैं, तैयारी भी करते हैं, लोग भी बिठाए हुए हैं, वो इनपुट्स देते भी हैं। अगर ओपनली ये तय हो जाए कि ये इनपुट्स, अब फॉरेन पॉलिसी में सबको पता है, होना भी चाहिए, सिक्योरिटी इदारों का होना चाहिए, ये हमारी प्रेफरेंसेस हैं। इस मुल्क के मामलात चलाने में सबका मैं समझता हूं बैलेंस ऑफ पावर होना, और ये पेंटागन यूएस में भी ऐसे ही है, सही है। इसी तरह अब इंटरनल सिक्योरिटी में या बाकी सिक्योरिटी के मामलात में ये चीज़ें हैं जो तय होनी चाहिए, लेकिन इल्ज़ाम तराशी नहीं होनी चाहिए। बैठ के आप डिबेट करें, डिस्कस करें, उसके बाद आप मैं समझता हूँ आगे चलें। अब जो चीज़ ना हो रही हो वो दूसरे के ज़िम्मे लगा देना, दूसरे इदारों के ऊपर थोप देना, या इदारा किसी पॉलिटिकल, तो ये इस मुल्क के अवाम के साथ ज़्यादती है, इस मुल्क के साथ ज़्यादती है। सही, शायद आप और मेरे साथ इंडिविजुअली या किसी वज़ीर आज़म के साथ या किसी लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ ज़्यादती ना हो, अवाम के साथ ज़्यादती, अवाम के साथ ज़्यादती। कि आप पावर भी एंजॉय करें, सारा कुछ एंजॉय करें, जब आपकी हुकूमत चली जाए तो आपने जी मेरे पल्ले तो कुछ भी नहीं था भाई। सही, तो ये पल्ले वाला जब वो पावर होती है तो छोड़ देनी चाहिए ना, अगर मुझे काम नहीं करने दिया जाता तो छोड़ देना चाहिए, आगे चलें। यही इस स्टेटमेंट के बाद यही डिस्कस हो रहा है। तो मैं इस पर पहले सेगमेंट में जो गैदर कर रहा हूं वो चंद साहब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि मुझे जो इंप्रेशन ये मिला है कि इमरान खान साहब मतलब अच्छी पावर एंजॉय करते थे, एटलीस्ट तमाम इदारों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, जब तमाम इदारे उनके साथ खड़े थे, तो इसका मतलब है कि पावर थी, बिल्कुल पावर, बिल्कुल पावर थी। चलें अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जरा देखते हैं कि आए अमल है और फिर पीडीएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी तैयारी में है उस सिचुएशन को फेस करने में। 16 तारीख को इंतखाबात भी हो रहे हैं, बाई इलेक्शंस भी हो रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, नदीम अव्वल चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में। चंद साहब, आज भी इमरान खान साहब ने 3 बैक टू बैक जलसे टाइप, और फिर वो हल्फ लेना और वो सारा वो जो सिस्टम चल रहा है कि तैयार हो सारा, पहले कुछ दिन पहले कह के गए कि हर ज़िले से कोई 6-6 हज़ार बंदा लेके आएगा तो फिर मैं अनाउंस करूँगा जब मुझे पता होगा कंफर्म होगा कि नहीं होगा। जनरल इंप्रेशन ये भी है कि शायद ये कुछ ऐसा करेंगे नहीं, और कोई बैकडोर चैनल भी चल रहा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज शेख रशीद साहब ने बड़े जज्बाती हुए, और ख़ासतौर पे वो जो कल का फैसला आया जिसको ये लोग कम अज़ कम
पीटीआई के लोग कहते थे कि ओपन एंड शट केस है, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब जो कि बिल्कुल गायब हैं, और वो कहते थे कि ये तो 15 दिन में बस ये पकड़े गए, ये अंदर हो जाएंगे, वो ये भी बताते थे। लेकिन फिर शायद उनकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ एक बड़े बिजनेस टाइकून को रिलीफ दिलाने में थी, ताकि वो उनका पैसा आए, और वो फिर वो उस पर, क्योंकि वो फिर समरी भी उसी में तैयार हुई, और उसके बाद फिर जो भी है। लेकिन शेख रशीद साहब ने क्या बात की, ये ज़रा सुन लें। पिंडी तैयार है, और इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि खान साहब ये 16 तारीख को इंतखाबात हो रहे हैं, इसके बाद फौरी तौर पर कॉल दें, फौरी तौर पर कॉल दें। मुल्क में अगर मतलब वही जो भी उन्होंने बातें की कि इंसाफ अगर बिकता हो, चोर सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में चलें, अब जज्बाती तो हैं सारे, 16 को इलेक्शन भी है। वैसे एक बात तो है, इस बात पे तस्लीम करते हैं कि इस वक्त स्ट्रीट पावर, देखिए जी, वोट पावर, जो वोट पावर एक पॉपुलर पार्टी है ना जी, वो तो यकीनन इस वक्त पीटीआई है। सही। लेकिन अगर उनसे हिसाब मांगा जाए 4 सालों का, तो कोई जवाब नहीं है। ये कोई जवाब नहीं है कि मुझे हुकूमत नहीं करने दी गई। हुकूमत ना करने देना मेमू गेट जैसा, जिस तरह गिलानी साहब के दौर में हुआ था, फिर जिस तरह इफ्तिखार चौधरी की अदलिया थी, सही, खान साहब को तो उस तरह की अदलिया नहीं मिली। कितने सुओ मोटो हुए खान साहब की हुकूमत के ऊपर। साकिब निसार साहब मैं समझता हूँ सबसे बड़े सहूलतकार थे उस हुकूमत के। सही। और उन्होंने फिर जो जज मुखालफ था उसको भी फारग किया, शौकत जी सिद्दीकी को फारग किया, जो भी उनके आड़े हाथों लिया उन्होंने। हाई कोर्ट थी, लाहौर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो साकिब निसार, अब डैम फंड, मैं इन सरफरोशों से पूछता हूँ कि डैम फंड में कितने पैसे इकट्ठे हुए? किसी ने कभी पूछा उस दौर में भी कि डैम फंड के पैसे किधर गए? वो अच्छी कितने रकम थी, वो किधर थी? कभी सवाल ही नहीं उठा। अभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने पूछा है तो उसका भी जवाब नहीं आया। तो ये देखें, इस मुल्क में बहुत सारे मामलात हैं जिन पे आपने आंखें बंद की हैं, खुद कंप्रोमाइज किया है हमने। किसके लिए कंप्रोमाइज किया, उसके बदले लिया क्या? नदीम अफजल चंद हमें बता रहा है, अवाम को क्या नजर आता है? अवाम तो कहती है कि बस आंखें बंद हैं, वो कहते हैं कि नहीं, मैं समझता हूं जिस तरह के जलसे दुनिया, ये जलसे देखें, जलसे है, लेकिन मैं सच्ची बात आपको बताऊं कि ये कोई जवाब नहीं है कि 4 सालों में महंगाई क्यों बढ़ी, इदारों की रिफॉर्म्स क्यों ना हुई। अपोजिशन तो ऑलरेडी सारी केसेस भुगत रही थी, अपोजिशन थी ही नहीं खान साहब को। सही। देखे ना, इत्तेहादी जमातें भी थी, किस इत्तेहादी जमात ने उनको उस लेवल पर ब्लैकमेल किया जिस लेवल पर पुरानी हुकूमतों में होता रहा है? कोई नहीं किया किसी ने। उन्होंने पहले फैसला किया मैंने मुन्नस लाई को वजीर नहीं बनाना, तो उन्होंने नहीं बनाया। जब उन्होंने बनाया तो फिर बना दिया। उसके बाद उन्होंने MKM को जो पहले दिन से दिया हुआ था उसके अलावा क्या दिया? वो भी अब लोकल बॉडीज आइडियल इलेक्शन, नाराजगी में बात करते हैं लेकिन कुछ नहीं कर सकते। आइडियल लोकल बॉडी सिस्टम लाने में क्या रुकावट थी? पंजाब में लाने में डैम्स फंड के ऊपर अकाउंटेबिलिटी, या ये चीफ जस्टिस का काम है डैम फंड इकट्ठे करना? बिल्कुल। ये इदारों की रिफॉर्म्स, जुडिशल रिफॉर्म्स किसने कर दी थी? खान साहब ने शुरू में, मुझे याद है, मैं वो अपनी डायरी भूल गया हूँ, एक जेल रिफॉर्म्स के ऊपर बात हुई थी। अब बैरिस्टर अली जफर के ज़िम्मे लगाया था। वो जेल रिफॉर्म्स हुई 4 सालों में। छोटा सा काम है ना जेल रिफॉर्म्स, कैदी जो अदालतों में जो जेलों की हालात हैं, एक छोटा पोर्शन है। उन बेचारों को देख लेना कि किस तरह, सिवाय सक्सेशन सर्टिफिकेट के या 1-2 चीज़ों के, बाकी हमने लोगों को आम डिलीवरी में जो जुडिशल सिविल जज से लेकर जो मामलात, सेशन जज, थाना, सबसे बड़ा कचहरी, पुलिस कल्चर में हमने क्या रिफॉर्म्स की? अपनी मर्जी के IG 4-5 IG ट्रांसफ़र किए, चीफ सेक्रेटरी ट्रांसफ़र किए, क्या रिफॉर्म्स हुई? वो आवाम को डिलीवर करने के लिए तो आपको रिफॉर्म्स चाहिए ना, इदारे बनाने पड़ेंगे। सही। मेरी ख्वाहिश के ऊपर कोई IG या चीफ सेक्रेटरी या DC कमिश्नर, वो तो रिफॉर्म्स नहीं होती ना। रिफॉर्म्स होती है कि जब एक सिस्टम चले जो शख्सियात की मरूने मेहनत ना हो, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम आ जाए, उसके लिए क्या रिफॉर्म्स हुई, क्या कानून साजी हुई? इलेक्शन कमीशन को आज़ाद करने के लिए क्या, सिवाय एक ओवरसीज़ को हमने अट्रैक्ट करने के लिए कि जी आपको वोट का, भाई वोट से ज़्यादा ज़रूरी है उनको सीट्स देना, उनकी एयरपोर्ट पे, उनकी ज़मीनों पे कब्जे ना हो, वो एयरपोर्ट्स पे आएँ तो वो उनको इज्जत मिले। वो जो दियारे गैर में मजदूरी करते हैं, तो जो पीछे उनके घरों के साथ, उनकी जायदादों के साथ होता है, उसके लिए हमने क्या उनसी कानून साजी की? सही। देखिए, ये ऐसी चीजें जो हुकूमत कर सकती है, कोई मुश्किल काम नहीं है। कोई ना करना चाहे तो। चंद साहब, आप भी कहते हैं हमेशा कि हम बहुत जल्दी सब कुछ भूल जाते हैं ना, लेकिन अब ये अवाम जो इस वक्त इमरान खान साहब के सामने खड़ी हुई है, शायद उनको ये चीज़ याद भी नहीं होगी। देखें, कोई
मेरे उनको साथ तो अब सिर्फ यही मालूम है कि इनके साथ ज्यादती की गई और ये चोर हैं, चोरों ने पैसा लेके बाहर गए, बाहर से चोर हर पार्टी में साजिश लेके हमें भाईजान, निकलवा चोर दिया। भाईजान, अच्छे लोग और बुरे लोग हर पार्टी में। सही। नेम एनी वन पार्टी, हर पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, ऑनेस्ट लोग भी हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस वाले लोग भी हैं। ऐसे लोग हर पार्टी में हैं जिनके जो पॉलिसी मेकिंग होते हैं तो उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं। क्या पीटीआई में नहीं थे? फर्नेस का नहीं था? सही, बिल्कुल। टेक्सटाइल ओनर, टेक्सटाइल की पॉलिसी, टेक्सटाइल की स्पोर्ट प्राइस क्यों नहीं मुकर्रर हो सकी? शाह महमूद कुरैशी साहब का मैं नाम ले रहा हूँ, बड़ी मैं इज्जत करता हूँ उनकी मौजूदगी में। जहांगीर तरीन साहब हैं, लड़ाई हुई हमारी कैबिनेट के अंदर, मीटिंग्स के अंदर कि काटन की स्पोर्ट प्राइस मुकर्रर करें ताकि किसान काटन काश करे, बाहर से ना मंगवानी पड़े। खरबों की हम इस वक्त इम्पोर्ट करते हैं अपनी काटन, अपनी हम इंसेंटिव देने के लिए तैयार नहीं है। इम्पोर्ट देने के लिए हम डॉलर बाहर भेजने के लिए अपना फिर वो करने के लिए तैयार हैं, सही, लेकिन हम नहीं देते। हम फाइनल एक्सपोर्टर को रिफंड देने के लिए तैयार हैं। आम छोटे कारोबारी को कितने रिफंड मिलता है, कितनी चीज़ें मिलती हैं? बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जिनके रिफॉर्म्स होनी चाहिए थी। सिगरेट के ऊपर टैक्स लगा, फिर वापस हुआ। शब्बर जैदी साहब ने खुद बताया, आप उनके इंटरव्यू उठा के देख लें। हाँ, सही। तो ये इस तरह नहीं बात, जिस तरह मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है खान साहब का। ठीक है, सियासत करें, उनका हक है, लेकिन वो अपनी देखें ना उन्होंने क्या है रिफॉर्म्स। मैं अक्सर कहता होता हूँ, रिफॉर्म्स कौन सी रिफॉर्म्स है जो की है 4 सालों में? चलें, वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन अब जो इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन है ना, इस पे देख लेते हैं ना कि अभी 16 तारीख को इंतखाबात होने जा रहे हैं। जो इस वक्त अगर बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो नजर तो आता है कि शायद इमरान खान साहब स्वीप, तो ठीक है। अल्टीमेट फायदा क्या है इसका? उन्होंने वापस पार्लियामेंट में नहीं आना। एक इलेक्शन पे सरकारी कितना खर्चा होता होगा? चलें, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखिए पूरी अब पार्टियों के अंदर ना लोगों का मैं इसमें 2 पहलू हैं। पार्टियों के अंदर जमहूरियत की हालत देखें, सारी पार्टी कहती है कि हमें असेंबली में जाना चाहिए। खान साहब ने कहा नहीं, मेरा ये फैसला नहीं जाना चाहिए। एक मिनट, सारी पार्टी के पीटीआई की मेजॉरिटी 80% लोग कहते हैं असेंबली में हमें जाना, इस्तीफे नहीं देने चाहिए। भाई सेनेट में आप बैठे हुए हैं, सूबाई असम्बलियों में आप बैठे हुए हैं, कश्मीर में आप बैठे हुए हैं, जीबी में आप बैठे हुए हैं, कौमी असम्बली का क्या कसूर है? सही। अगर आपने सिस्टम के खिलाफ लड़ना है तो फिर सारों से लड़ाई आप समझते हैं कि भैया सिस्टम करप्ट है, ये सिस्टम नकारा है, ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा, तो फिर अवान सदर समेत हर चीज फारग करे और सड़कों पे आ जाए। फिर सरफरोशी आ जाए इधर पे सड़कों पे, सरफरोशी की तमन्ना जो दिल में है, शेख रशीद फिर देखे कि किसके बाजू वो जोर कितना बाजू है, दम में बाजू है, पता नहीं जो भी है। हाँ, जो भी बाजू है, असल शेर तो और है लेकिन वो फिट नहीं आता इन पे, वो तो कॉमरेडों का शेर है ना असल तो। ठीक है, हाँ। नहीं, लेकिन अभी मेरा जो सवाल था कि एक मतलब सरकारी मतलब इलेक्शन कमीशन का एक एमएनए के ऊपर कितना खर्चा होता है? एक एमएनए की कॉन्स्टिट्यूएंसी पर सरकारी पैसा कितना खर्च होता है? चलें, बाकी छोड़ें कि नदीम अब्दुल चंद लड़ रहा है, उसने अपनी जेब से कितना लगाया, उसने कितना लगाया। मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन का 4 से 5 करोड़ हो जाता होगा, 3-4 करोड़ होता होगा एक इलेक्शन का। एक इलेक्शन। हम इस चीज के मुतम्मिल हो सकते हैं कि आप इलेक्शन करवाएं और उसके बाद इमरान खान साहब 8 सीटों पे जीत भी जाएं और फिर एक सीट अपने पास रखें और उस पर फिर इस्तीफा आके उसका हल्फ भी ना लें और फिर 8 सीटों पे बाई इलेक्शन। ये अल्लाह की कहानी नहीं है। क्या है ये कौन सी जदोजहद है? यहाँ आप कहें कि सिस्टम के अंदर आपने इलेक्शन नहीं लड़ना, हमने बाइकाट करना है, सिस्टम के रिफॉर्म्स जब तक ये नहीं होंगी हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे। यहाँ पर अगर सिस्टम का हिस्सा आपने बनना है तो फिर पूरा हिस्सा बने ना, इलाकों की नुमाइंदगी से उनको ना दूर करें, उनको फंड से दूर ना करें, उनकी आवाज़ ना रोकें। आज सड़कों पे लोग खड़े हैं, अगर इन लोगों की आवाज़ ही, कभी क्लर्क्स, कभी टीचर्स, कभी किसान, हर तबके के लोग, अब असल तो इनकी आवाज़ पार्लियामेंट में इनकी आवाज़ हो तो मेरे ख्याल में अपोजिशन का यही काम होता है ना कि इन पैसे वो तबकों की, महरूम तबकों की आवाज़ पार्लियामान के अंदर उनकी बुलंद होनी चाहिए, फिर उसके ऊपर पॉलिसी बननी चाहिए, फिर पॉलिसी की ओवरसाइट पार्लियामेंट का काम है, उस पार्लियामान का जिसमें अपोजिशन बराबर स्टेक होल्डर है। तो यही काम है। ये लोगों को तो ये समझाना पड़ेगा ना, हम लोग बेशऊर तो नहीं है। मैं तो नहीं समझा कि लोग बेशऊर है, लोग पढ़े लिखे शऊर रखते हैं, लेकिन जो इस वक्त वो जाहिर बात है, फिर वही बात होती है कि जो असल बेसिस ये रहा है कि देखें ना, 2 चीज़ें हैं जी। एक तो न्यूट्रल करके एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टांस भी उसके भी मालिक बन गए, एंटी अमेरिकन स्टांस भी उन्होंने एक एक्सप्लॉयट किया अपना लेटर, उसके भी वो मालिक बन गए। प्लस जहाद के नाम पे, कभी हुसैनियत यजीदियत के नाम पे, कभी शिरक, कबर का शिरक, ये वो देखो ना इस्लामिक टच अच्छा दिया उन्होंने।
दूसरा, मुकाबले में कोई अपोजिशन, कोई पॉलिटिकल लीडर तकरीरें नहीं कर रहा उनके मुकाबले और में, फिर कोई नैरेटिव पब्लिक वही कि ये सारे चोर हैं, और वो सारी बात है, लोगों को तो बहुत अब अपील मुझे करता है चोर वो। चोर चोर वाला नैरेटिव नहीं, लेकिन वो तो लोगों को लोग रोटी उसी का, में खुश लोगों होते को हैं, फिर रोटी आगे का, आवाज नहीं सारे लोग नहीं, जो आप टीवी पे दिखाते हैं, जलसों में दिखाते हैं, सिर्फ ये लोग नहीं है। ना, नहीं, लोग तो सिर्फ 20 करोड़ 22 करोड़ 22 आवाम करोड़ है, और उनका आवाम। मसला रोटी का है, उनका बिल्कुल। मसला भाईजान 2 वक्त की अदल रोटी, का है, छत। अदल का है, रोटी का है, तालीम का है, सेहत का है, उनका सही। मसला ये है। चलें इस पर मजीद भी बात करते हैं नाज़रीन। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। चंद साहब, ये तो चलें, बातें होती रहेंगी, इमरान खान साहब क्या करते हैं देखते हैं, जो भी है। पूरा टाइम पूरा करेंगे या इससे आगे भी जाएंगे 2023? कौन? आप लोग? नहीं, बिल्कुल पूरा करेंगे, करना भी चाहिए, पूरा करेंगे। पार्लियामेंट आगे तो नहीं जाएंगे इससे? नहीं, मुकर्रर टाइम पे इलेक्शन होने चाहिए मेरे ख्याल में। अच्छा, होने तो ऐसे ही चाहिए। कितनी मतलब इस वक्त जो सूरत हाल है, लेकिन डार ये साहब है, भी आ गए हैं, लेकिन अगर जिस लेवल पे शिद्दत से लड़ाई होने जा रही है, और जो शेख रशीद साहब का नारा था सरफरोशी और निकलें और ये वो, खुदा न खास्ता इस मुल्क में कोई ऐसी जंग शुरू हो जाती है सड़कों पे, जो कि होगी नहीं, लेकिन मुझे 2-4% खदशा है। कभी वीडियोस की बात आती है, ये हम सियासत को कितना गंदा कर रहे हैं। ऑडियोज आ गई, कभी वीडियोज आ गई। देखें ये किधर हम देखे जा रहे हैं। जब पब्लिक को होगा कि अवाम सियासतदान हमारे इस काबिल नहीं है कि ये बैठ के बात भी कर सकें, हमारे मसाइल के ऊपर डिबेट कर सकें, हमारे सिस्टम के, हमारे फ्यूचर नस्ल के ऊपर हम क्या सोचेंगे। एक दूसरे को हम गाली गलोच, चकर चोर चकार, पकड़ दकड़, ये क्या क्या इसमें हम अवाम को क्या, मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर मैं इसकी जस्टिफिकेशन पब्लिक को क्या दे सकता नहीं दे सकते आप। मतलब वीडियोस आ रही हैं, पहले भी आई, तो फिर अगर फिर एक पूरा ग्राउंड ही, फिर आप ही पूरा ग्राउंड ही गंदा कर देंगे। एक ग्राउंड आप कहेंगे कि इस ग्राउंड के अंदर पानी छोड़ दो, फिर उसके अंदर कौन गेम करेगा। तो फिर ये भी ज़हन में रखें। मैं तो इसको कहीं और, मेरी सिक्स सेंस कहती है कि कहीं मामलात और तरफ चले जाएंगे। 29 नवंबर बड़ा एक डिबेट हो रही है। मैं तो समझता हूँ कि हमें इस चीज़ को डिबेट नहीं करना चाहिए, लेकिन आए रोज़ सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि जी कौन कर रहा है। पीपल्स पार्टी से मुशावरत हो रही है या सिर्फ लंदन से? मेरे ख्याल में ये कोई मसला ही नहीं है आम आदमी का या पॉलिटिकल जमातों का। मसला नहीं है, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हमारा इशू ही नहीं है। इशू इसलिए नहीं है कि हमें एक अच्छा इदारा चाहिए जो मेरा तहफ़्फ़ुज़ कर सके, जो मेरे मुल्क की सालमियत की ज़मानत हो। सही। तो उस इदारे के लिए जो बेहतर हो वो फैसला होना चाहिए। नहीं तो फिर इदारे के लिए जो बेहतर भी कंट्रोवर्शियल बनाते हैं। मरियम नवाज साहिबा भी इंडिविजुअल नाम ले देती हैं कि वो बहुत अच्छे हैं। ये मैं समझता हूँ कंट्रोवर्शियल नहीं है, मैं बनाना चाहिए। मतलब अगर आप अच्छाई में भी नाम लेते हैं तो वो कंट्रोवर्शियल तो बन जाता है। 2-3 इदारे हैं जो जिनके सहारे, जो समझते हैं हम जो कुछ डिलीवर कर रहे हैं, जो आम आदमी जिनके ऊपर कुछ एतमाद है, तो उन इदारों को हमें नहीं बनाना चाहिए, मुतनाज़ा नहीं करना चाहिए, मुतनाज़ा नहीं करना चाहिए अपनी ज़ाती ख्वाहिश के ऊपर चलें, चैलेंज या ज़ाती फ़ायदे के ऊपर या ज़ाती नुकसान के ऊपर। हमें देखें, जो लीडर्स होते हैं ना, लीडर्स का बड़ा दिल होता है, बड़ा दिमाग होता है। वो अपने को उसको पहुंची भी हो ना, भुट्टो शहीद की मिसाल आपके सामने। आसिफ अली जरदारी ने 11 साल जेल में काटी, पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। बीबी शहीद हो गई, मीर मुर्तज़ा भुट्टो शहीद हो गया, शाह नवाज शहीद हो गया। कभी नहीं किसी ने कहा कि हम इस मुल्क को नहीं मानते या इस मुल्क के इदारों को गालियाँ नहीं दी, फिर कंसिस्टेंसी के साथ। तो मेरे ख्याल में हमें आगे चलना चाहिए। ये चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। मतलब डार साहब आ गए हैं, डॉलर स्टेबलाइज होना शुरू हो गया, समझ में आती हैं बातें, लेकिन लोग अभी भी बहुत परेशान हैं। सैलाब एक बिल्कुल आपके सामने, एक अजदा सामने खड़ा हुआ है, 48-50 अरब उसको इसलिए चाहिए। लोग तो देखिए, इंडिविजुअल इस मुल्क में खुशहाल हुआ है पहले की निस्बत। आज से मेरे दादा या परदादा के जो हालात थे ना, आज मेरे उनसे बेहतर है। सही। आप ले लें, कोई तो जाहिर बात है, जिस तरह तरक्की हुई है, तरक्की में साहब के वालिद साहब एक गरीब किसान थे, अब वो अरबपति हैं। तरक्की में हमें हिस्सा भी मिला है। सही। तरक्की में आम आदमी को हिस्सा मिला, क्योंकि बेरोजगारी भी बढ़ी है, आबादी बढ़ी है, वसाइल कम हुए हैं, इस मुल्क में एग्रीकल्चर तबाह हुई है, जवाल पजीर हुई है। इस मुल्क में बहुत सारे काम ऐसे थे जो होने चाहिए, डैम्स नहीं हम बना सके, रेलवे को हम बेहतर नहीं कर सके, जो आम आदमी की सवारी थी, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी वो हमने प्राइवेटाइज कर दी।
हमें बहुत सारे चैलेंजेस तो बहुत है कि हमने इस मुल्क को चलाना किस डगर पे, अभी हम सही वो डायरेक्शन भी नहीं बना सके। आखिरी आखिरी लास्ट मिनट है, पंजाब पंजाब में कुछ नहीं होगा मेरे ख्याल में। नहीं ले रहे, चौधरी शुजात साहब भी हुकूमत अभी में मिलके बैठे आए हैं, चौधरी शुजात प्राइम साहब मिनिस्टर। हुकूमत में बैठे हैं, परवेज साहब भी हुकूमत में बैठे हैं, और मेरे ख्याल के मुताबिक उनके अच्छे तल्लुकात भी हैं आपस में। मतलब वो दोनों कंफर्टेबल हैं, तो पंजाब में तो कुछ मेरे नहीं ख्याल होना। में पंजाब भी कंफर्टेबल रहेगा, शायद सारी पार्टियों के लिए कंफर्टेबल हो जाए, सारी पार्टियों के लिए सारी पार्टियों के लिए पंजाब पंजाब। विद परवेज लाई साहब चीफ ये मिनिस्टर, मैं आगे फार्मूला पता नहीं क्या बनेगा, लेकिन कंफर्टेबल होगा सब के लिए। और पीटीआई भी उसमें कंफर्टेबल होगी। मेरे ख्याल में वक्त आने के उसकी पीढ़ी तो उस वक्त कंफर्टेबल है। नहीं इस वक्त तो है, लेकिन सब पार्टियां जब कंफर्टेबल हो रही होंगी तो फिर एक पार्टी तो अनकंफर्टेबल कोई होगी नहीं पंजाब होगी। में। आप अगले 2 महीना डेढ़ देखें, कोई भी अनकंफर्टेबल नहीं रहेगा। बहुत अगर ये ग्राउंड रहा, ग्राउंड के ऊपर गेम होती रही, तो सब फिर हिस्सेदार होंगे। चले, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम अव्वल चंद साहब। नाज़रीन आप इतना इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।